नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक LT पर आधारित विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है अधिगम। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा या फिर इसकी प्रक्रिया, इसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उनका प्रभाव। तो दोस्तों, आज हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमारी आने वाली LT भर्ती परीक्षा और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा या फिर आप यूटेट या फिर सीटेट सभी में उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अधिगम की। अधिगम है क्या? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या फिर सीखना। तो यह एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की मानसिक क्रिया होती है जिसमें इसका मुख्य घटक अभिप्रेरणा होता है। यानी कि अभिप्रेरणा के द्वारा अधिगम किया जाता है और यही अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य घटक भी होता है। अधिगम में सबसे पहले भूमिका आत्मीकरण की होती है। आत्मीकरण का मतलब होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसे आत्मीकरण ही करेंगे। आप उसे अपने जो है अंतर्मन में लेंगे और उसके बाद उसे व्यवहार में प्रदर्शित करेंगे, तो वही हमारे अधिगम को ज़्यादा स्थायी करता है। इसलिए अधिगम में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका होती है आत्मीकरण की। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसका मुख्य घटक अभिप्रेरणा है और इसमें सबसे पहले भूमिका आत्मीकरण की होती है। इसी प्रकार एक कथन है, क्या है? नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये कहा है वुडवर्थ ने। तो ध्यान रखना, एग्जाम में हूबहू परिभाषाएं आती हैं, आपने परिभाषाओं के टर्म्स याद रखने हैं। तो नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। तो आप ये परिभाषा को ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किसने किया था? जो क्लासिकल थ्योरी दी थी लर्निंग की, वो किसने दी थी? तो वो दी थी पाउलो महोदय ने दी थी। इसी प्रकार अधिगम में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है? जो अधिगम है उसमें वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देके, इंसेंटिव देके। अगर आप अधिगम में वृद्धि कराना चाह रहे हैं, उसमें अधिगम में तेजी लाना चाहते हैं या फिर उसमें आप वृद्धि कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो आपको बच्चे को प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। अब वो प्रोत्साहन हमें पुनर्बलन के रूप में हो सकता है, ठीक, लेकिन पुनर्बलन ऐसा देना चाहिए जिससे कि जो है उसमें जो है लोभ वाली प्रवृत्ति जागृतता हो, जबकि वो अंदर से मोटिवेट हो सीखने के लिए। इसी प्रकार कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया था वो जाना जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कोहलर का जो सिद्धांत है वो जाना जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत को किसने दिया था? जो अधिगम का व्यवहार सिद्धांत है, यानी कि बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग, वो दी थी क्लार्क हल ने। जो क्लार्क हल है, इन्होंने अधिगम का व्यवहार सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखना, पिछले बार भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। जैसे उसमें आया था जो है संबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्नडाइक था। तो ध्यान रखना उसे। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे पिछले बार, LT भर्ती परीक्षाओं में भी आए थे। तो सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने। तो स्किनर के जो सिद्धांत को जो है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिर्फ अगर अनुबंध आएगा तो वो दिया था थर्नडाइक ने। इसी प्रकार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये किसका कथन है? क्या कह रहा है? ध्यान देना। ये कह रहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन है पील महोदय का। तो पील ने कहा है कि अधिगम व्यक्तियों में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। इसी प्रकार है प्रभाव का नियम किसने दिया था? जो प्रभाव का नियम दिया था ये दिया था थर्नडाइक ने। तो सिंपल सी बात, हमने इससे पहले की जो वीडियोज हैं उनमें पढ़ा हुआ है। थर्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत हैं, 2 प्रकार के सीखने के सिद्धांत दिए थे इन्होंने। पहला दिया था प्राइमरी और दूसरा दिया था सेकेंडरी, यानी 2 सेकेंडरी या फिर इसे गौण नियम भी कहते हैं। तो 2 दिए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक नियम में 3 नियम थे, जिसमें प्रभाव का नियम था, एक तत्परता का नियम था और साथ में अभ्यास का नियम था। तो 3 नियम जो है मुख्य नियम के अंतर्गत
थर्नडाइक के आते हैं। और जो दूसरे प्रकार के सेकेंडरी नियम है, गौण नियम है, उनमें आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो वो सेकेंड ईयर में आते हैं। तो मुख्य नियम जो है थर्नडाइक के 3 हैं, उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया था, और ये सभी नियम थर्नडाइक ने दिए हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया की परिभाषा किसने दी थी? सीखना विकास की प्रक्रिया की परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। इसी प्रकार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम किसने कहा था? ध्यान रखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो चेंज इन बिहेवियर हो रहा है तो उसको लर्निंग किसने कहा था? वो गिलफोर्ड ने कहा। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा सीखना है? व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। देखो, सीखना होता है, अगर कोई व्यक्ति सीखा है तो इसका मतलब कब पता चलता है? जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। तो ये चीज़ कही है गिलफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। गेट्स व अन्य अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। देखो, ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं। तो ये कह रहा है कि गेट्स ने क्या कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। तो ये स्टेटमेंट है गेट्स की, ध्यान दीजिएगा। गेट्स की स्टेटमेंट है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। ये कहा है गेट्स ने। और इसी प्रकार इसी में अगला प्रश्न है कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक ये हैं टॉलमैन। तो इन दोनों को एक ही चीज़ में समझिएगा, अलग अलग चीज़ें हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा दी थी गेट्स ने। और उसी प्रकार जो टॉलमैन हैं वो अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगर प्रश्न आएगा अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपने लिखना है टॉलमैन। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है उसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे किस प्रकार का स्थानांतरण कहते हैं? तो इस प्रकार के स्थानांतरण को कहते हैं शून्य स्थानांतरण, क्योंकि अंग्रेजी और गणित का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अंग्रेजी सीखने के पश्चात गणित में वो न किसी प्रकार की हेल्प करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो 2 स्थानांतरण और होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक में होता है कि अगर आपने एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर सहायक सिद्ध होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और अगर एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक सिद्ध नहीं होता जबकि वो बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम ऋणात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर का किया था चिंपैंजी पे किया था। और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? उसका नाम रखा था सुल्तान। तो सुल्तान नाम था उसका। इसी प्रकार स्किनर का प्रयोग किस पर है? जो स्किनर का है, स्किनर बॉक्स बनाया था उसने, तो उसने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। ध्यान रखिएगा, चूहे पे और कबूतर पे अपना प्रयोग किया था। इसी प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक किसे माना जाता है? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक वो कहा जाता है स्किनर को। इसी प्रकार पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जो पावलोव थे एक क्या थे? ये जो है एनिमल से संबंधित जो है स्टडी करने वाले एक वैज्ञानिक थे। इनको जो है इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो उनका प्रयोग उसका जो है इस तरीके का उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। इसी प्रकार प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वही इसी को जो पावलोव का सिद्धांत है इसे प्राचीन अनुबंध सिद्धांत कहलाते हैं। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है और इसके प्रतिपादक हैं पावलोव, जो अभी कुत्ते वाला हमने प्रयोग देखा था। इसी प्रकार अधिकांश छात्र स्वयं के हाथों से कार्य करेगा तो उसमें क्या पैदा होती है? उसमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अगर कोई भी छात्र स्वयं द्वारा कोई भी कार्य करेगा तो उसमें आत्मनिर्भरता के गुण की वृद्धि होगी। इसी प्रकार गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट एक प्रकार का समूह है जिसका आशय होता है समग्र या पूर्णाकार। तो ये दोनों सही हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पूर्णाकार और या समग्र।
इसी प्रकार साइकिल चलाने वाला शीघ्र ही मोटरसाइकिल सीख लेता है। तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है? धनात्मक स्थानांतरण है। तो अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध होता है तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने में, जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी 2 पहिए होते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में भी 2 पहिए होते हैं। साइकिल में भी बैलेंस बनाना होता है और मोटरसाइकिल में भी बैलेंस बनाना होता है। तो अगर आपने साइकिल में जो है सीख लिया है कि किस तरीके से बैलेंस बनाया जाता है, किस तरीके से उसे मोड़ा जाता है, तो उसी का उपयोग आप बाइक चलाने में भी करते हैं उसी चीज़ का, तो वो एक प्रकार का धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसी प्रकार व्यवहार का SR थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहार का SR सिद्धांत दिया था वुडवर्थ ने। तो ध्यान रखना, व्यवहार का SR सिद्धांत या SR थ्योरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है वुडवर्थ से। इसी प्रकार अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम है। जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने किस प्रकार के अधिगम का प्रतिपादन किया था? तो उसका नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसी प्रकार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम हैं। तो मैंने कहा था 2 नियम इन्होंने दिए, एक मुख्य नियम दिया था और एक गौण नियम दिया था। और मुख्य नियम में 3 नियम हैं, जबकि गौण नियम में हमारे पास 5 नियम है। वो 5 नियम है। गौण नियम में 5 आते हैं, मुख्य नियम में 3 आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। जबकि गौण नियमों में आते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसी प्रकार पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्टेनले हॉल ने। जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका एक कथन और भी है कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इनका एक कथन फेमस है कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? वो भी स्टेनले हॉल ने कहा है। इसी प्रकार फ्रायड ने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? जो सिगमंड फ्रॉयड थे उन्होंने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? तो उन्होंने सबसे अधिक बल दिया है काम प्रवृत्ति पर, और इसी को उन्होंने लिबिडो कहा था। इसी प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वातावरण का आता है। उसमें आप किस प्रकार का मोटिवेशन दे रहे हैं उसका आता है, और परिपक्वता स्तर का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी अधिगम को जो है प्रभावित करने पर। इसी प्रकार पावलोव के अनुबंध प्रयोग में पहले किसको उपस्थित किया गया? तो देखो, सबसे पहले ध्वनि उपस्थित की गई, उसके बाद भोजन स्थापित किया। तो आपने पढ़ा था होगा, पहले जो है अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस किसी के सामने रखा जाता है, ठीक है, उस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन रखा जाता है, उससे स्वाभाविक रिएक्शन उत्पन्न होता है। सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपन रखा जाएगा और उससे स्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया कोई भी व्यक्ति, या फिर जैसे उसमें कुत्ता था तो उसने दिया था, और उसके बाद क्या क्या था, घंटी बजाई थी, और फिर उसके बाद उसमें स्वाभाविक उद्दीपन लाए थे उसमें, फिर उसके बाद भी उसने उसी प्रकार का रिस्पॉन्स किया था, और बाद में ये प्रतिक्रिया बार बार की, लेकिन बाद में क्या क्या सिर्फ घंटी बजाई, और फिर उसके बाद घंटी बजाने से उसमें प्रक्रिया उत्पन्न हो गई थी। तो कहने का मतलब है, तो सबसे पहले उसमें ध्वनि उपस्थित की, उसके बाद भोजन दिया गया, तो इससे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वहाँ पर बना उसके बाद। इसी प्रकार प्रयास एवं त्रुटि का नियम सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो ट्रायल एंड एरर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ये गणित विषय में सबसे ज़्यादा ये उपयुक्त होता है। इसी प्रकार गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समग्र या व्यापक, या फिर एक साथ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक को हमेशा अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, जो अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए अधिगम के लिए। अगर इस परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है तो आप कितना भी अच्छा बच्चे को पढ़ा लीजिए, वो अधिगम उतना जो है अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने से हो सकता है। इसी प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत घटक क्या होता है? वो होता है परिपक्वता और आयु। तो परिपक्वता और आयु अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना परिपक्व है और उसका
आयु या फिर उसकी जो एज है कितनी है, क्या जो आप सिखा रहे हैं उसकी अनुसार है या नहीं है, जो आप उसे सिखा रहे हैं उसके लिए वो परिपक्व है या नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है। इसी प्रकार अधिगम वक्र प्रदर्शित करता है। अधिगम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? सीखने में होने वाली उन्नति, सीखने में होने वाली अवनति, यानी कि जो इंक्रीजिंग हो रही है सीखने में और जो डिक्रीजिंग हो रही है, दोनों को प्रदर्शित करता है। और साथ में पठार को भी प्रदर्शित करता है। आपने अधिगम पठार पढ़ा है, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने अधिगम पठार पढ़ा है उसमें। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी सीखने के दौरान कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जहाँ पर बच्चे का सीखना जो है स्थिर हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं सीखता है, वहाँ पर उसके ग्राफ में एक जो है सीधी रेखा बनती है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम पठार। तो कहने का मतलब इस वाले स्टेटमेंट में अधिगम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? उन्नति और अवनति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो क्षेत्र सिद्धांत है, यह है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है, क्षेत्र यानी फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फील्ड थ्योरी किसने दी थी। अब जो प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखेगा, उसके बाद मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था। इसी प्रकार बार बार दोहराने से जो क्षेत्र सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादी हैं, जो इसके देने वाले हैं गेस्टाल्टवादी समुदाय के जो मनोवैज्ञानिक वो हैं, लेकिन वो किसने दिया था पर्टिकुलर, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इसी प्रकार बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम पर आधारित है? तो सिंपल सी बात है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, यानी कि अभ्यास, लगातार अभ्यास करेंगे तो अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं, जो गेस्टाल्टवाद समुदाय है उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन कहलाते हैं? वर्दीमर कहलाते हैं। इसी प्रकार द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी, हमने पढ़ा है। अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार के होते हैं अधिगम वक्र। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? एक, जिसमें जो है आप जो सीखते जाते हैं, यानी आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। दूसरा, जिसमें आपका ग्राफ जो है नीचे की ओर आता है। तीसरा, सीधा ऊपर की ओर जाएगा। और चौथा, सीधा नीचे की ओर आएगा। तो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उनके नाम हैं आपके। सबसे पहले कॉनकेव, एक कॉनकेव के रूप में लेते हैं, एक कॉन्वेक्स के रूप में लेते हैं, और एक लेते हैं स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन 2 टाइप की होती है, एक ऊपर की ओर यानी लगातार उन्नति की ओर, एक लगातार डिक्रीज की ओर, और एक होता है एस प्रकार का वक्र। तो एस प्रकार के वक्र में क्या होगा? उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और एक एस टाइप हो गया। तो 4 टाइप के अधिगम वक्र होते हैं। इसी प्रकार एक विद्यार्थी किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो कहने का मतलब है इस प्रकार का विद्यार्थी किस प्रकार से अभिप्रेरित हो रहा है? वो जो प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए क्या हो रहा है, जो है खुद ही मेहनत करा, बहुत परिश्रम करा, तो इसका मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ये जो हमने अभी तक ये फैक्ट पे आधारित या फिर वन लाइनर या फिर महत्वपूर्ण फैक्ट पे आधारित हमने जो है अधिगम से संबंधित क्वेश्चन किए थे। अब हम बात करते हैं 30 प्रश्न। इस पर मैंने जो है अलग अलग सोर्सेज से जो पिछले एग्जामों में आए हैं उस पर हम अब डिस्कशन करेंगे। तो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होने वाले हैं जो आपके इस अधिगम, जो कि इसमें क्या क्या कवर होंगे ध्यान रखिएगा। इसमें अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उनका प्रभाव। तो ये 2 अलग अलग बिंदु हैं। आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें है अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव। तो ये सभी इसमें कवर होंगे। ये 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 1 से 3 या 4 क्वेश्चन तक आपको इस 30 क्वेश्चनों में से मिल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला प्रश्न है, सीखना अधिगम का अर्थ क्या है? तो सीखना अधिगम का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, भाषा का शुद्ध ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, या बच्चों को पढ़ाना है। इन चारों में से क्या है सीखना? तो सीखना क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसी प्रकार सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक कौन नहीं है, कौन आवश्यक नहीं है? ठीक, अब देखो
हम जो है शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, हमें चारों क्वेश्चन के चार के चार ऑप्शन आपको सही लगेंगे इसमें, लेकिन हमने ध्यान रखना है जो सबसे सही आंसर है उसकी ओर जाना है। तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, यानी कि कौन कौन आवश्यक है ये देखना है हमने। प्रेरक मोटिवेशन, टीचर शिक्षक, अधिगमकर्ता जो सीख रहा है, और आंतरिक अवस्था यानी जो सीख रहा है उसकी आंतरिक अवस्था। तो सीखना है, सीखता कौन है? अगर एक टीचर है एक स्टूडेंट है तो इसमें सीखेगा कौन? तो स्टूडेंट तो सीखेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान तो इसमें किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का होना चाहिए। तो स्टूडेंट का अभिप्रेरक होना बहुत आवश्यक है, और अधिगमकर्ता का उपस्थित होना भी आवश्यक है। तो वही तो सीख रहा है, और उसकी आंतरिक अवस्था किस प्रकार से उसे सीखना भी आवश्यक है। तो इसका मतलब आवश्यक घटक नहीं है शिक्षक। तो शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है, घटक एक प्रकार का, लेकिन उतना आवश्यक नहीं है। हम फिर मैं कह रहा हूँ आपको जो है चारों हो सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक होता है उसमें, लेकिन ये कह रहा है कि आवश्यक घटक नहीं है। घटक है लेकिन जरूरी नहीं आवश्यक हो, तो शिक्षक इसमें आंसर होगा। जबकि अधिगमकर्ता उसमें होना ही चाहिए, उसकी आंतरिक अवस्था किस प्रकार की, क्या मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड है, और उसमें अब मोटिवेशन किस प्रकार से दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का जो है आवश्यकता होती है। शिक्षक इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर क्या चलता है, यानी कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर चलते रहती है विकास प्रक्रिया, बालक और शरारती, या फिर शिक्षकों की प्रगति। यानी देखो पूरा है वो, ये एक दो है, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा। तो ये कह रहा है कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर क्या होता है? शिक्षकों की प्रगति हो सकती है, बालकों की शरारतें भी हो सकती है, विकास की प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लर्निंग की। तो लर्निंग यानी कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। देखो विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं चलती है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पर इसी चीज़ पर हमने जो है मोहित नहीं होना है। हम जो है चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छे आंसर की ओर जाते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत बार आप जैसे 30 क्वेश्चन आपके LT भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसमें आप 30 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको उसमें से चारों ऑप्शन सही लगेंगे। लेकिन आप चारों ऑप्शन सही हैं ये माइंड पर लेके नहीं आंसर पर टिक करोगे, आप ये मान के टिक करोगे कि इन चारों में से भी सबसे सही, सबसे उत्तम प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है, तो उसकी ओर आएंगे। तो इस पर सबसे अच्छा आंसर है पहला वाला, यानी कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है गेट्स महोदय का। तो गेट्स महोदय ने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। इसी प्रकार बालकों में अधिगम शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, ज्ञान को रटने से होता है, या क्रिया करके होता है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा? तो बालकों का जो अधिगम है हमेशा शिक्षकों द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो रटने से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ के भी नहीं होगा, और सिर्फ एक्टिविटी करके भी नहीं होगा। आपको जो शिक्षक है एक प्रकार का जो है इंस्ट्रक्टर है, जो ज्ञान को स्थानांतरण करता है अपने द्वारा बच्चों पर। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है? यह कथन किसका है? सॉरी, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। इसी प्रकार सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है? सीखने का सफल अनुभव, जो आप सीख रहे हैं उसका जो अगर दो अनुभव होते हैं, एक सफल होता है एक विफल भी हो सकता है, तो सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, यह कथन का है फ्रेंसन ने कहा है। तो फ्रेंसन ने कहा है कि सीखने का सफल अनुभव अधिक सीखने को प्रेरित करता है। इसी प्रकार अधिगम के संदर्भ में विद्यार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अधिगम क्या है? देखो अधिगम यानी सीखना क्या है?
वृद्धावस्था एक प्रकार की वृद्धावस्था नहीं है, युवावस्था भी नहीं है, किशोरावस्था भी नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इसे तो कोई भी आसानी से सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो अधिगम को कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती हैं? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित करेगा। अधिगम की इच्छा बिल्कुल प्रभावित करेगा। अभिप्रेरणा भी प्रभावित करेगी। तो उपयुक्त तो सभी इसमें सही आंसर होगा। बच्चों के लिए सीखना कैसा होता है? खेल खेल में होता है, संतोषमय होता है, हर तरह का होता है, कठिन होता है। तो बच्चों के लिए सीखना खेल खेल में होता है। जो सबसे अच्छा जो जरिया है खेल खेल में सीखने के लिए। इसी प्रकार जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? देखो, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में अगर सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि उसमें क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो निगेटिव हो जाता है, सहायता करता है तो धनात्मक हो जाता है। अगर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर, तो वो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसी प्रकार जब एक शिक्षक वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों में सीखने की गति तीव्र है किंतु बाद के प्रयासों में यह गति कम हो जाती है, तो यह किस प्रकार का शिक्षण कहलाता है? तो पहले सीखने में प्रयास में तेजी आ रही है लेकिन बाद में क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी इस तरीके का ग्राफ बनना है। तो ऐसे करके पहले बढ़ा फिर ऐसे कम आ रहा है। तो यह कहलाता है ऋणात्मक शिक्षण वक्र। तो ऋणात्मक शिक्षण वक्र कहलाता है। इसी प्रकार अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तथ्यात्मक होती है, गुण दोष विवेचन टाइप की होती है, बौद्धिकता टाइप की होती है, या यह सभी? तो कहने का मतलब है जो अधिगम की प्रकृति होती है वो होती है तथ्यात्मक भी होती है, गुण दोष विवेचन भी होता है, उसमें बौद्धिकता भी होती है। तो यह सभी आंसर इसका सही होगा। इसी प्रकार बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो कौन कौन से ऑप्शन है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता, सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है, या बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता। देखो, अगर आप सीख रहे हैं तो कोई ना कोई मध्यस्थता उसमें होगी। आप अपने आप से नहीं सीखते हैं। अब अपने आप से सीखने का मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में ऐसा जो है जरिया होगा जिसके द्वारा आप सीखेंगे। जैसे हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बुक एक जरिया हो सकता है, अब इंटरनेट एक जरिया हो सकता है, यूट्यूब एक जरिया हो सकता है, शिक्षक एक जरिया हो सकता है। आप घर में सीख रहे हैं तो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो बिना मध्यस्थता के बिना सीखना नहीं हो सकता। मैंने फिर कहा चारों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सबसे सही आंसर है उसकी ओर जाना है, यानी कि जो सबसे बेस्ट है उस क्वेश्चन के अनुसार होगा। अगला प्रश्न है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, ये दिया था बेंडूरा जी ने। इसी प्रकार अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, वो दी थी थर्नडॉइक ने। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। अधिगम स्थानांतरण का जो द्वितत्व सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी है, वो दी थी स्पीयरमैन ने। ठीक, इसी प्रकार निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या हमेशा न ही मनोविश्लेषणवाद करता है, न व्यवहारवाद करता है, न संबंधवाद करता है। तो इसका सही आंसर है गेस्टाल्टवाद। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत हमेशा स्किनर जो है उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है अधिगम का प्रभाव का नियम किसने दिया? सिंपल है, मुख्य नियमों में आता है थर्नडॉइक के, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो प्रथम नियम है, मुख्य नियम है थर्नडॉइक का, अधिगम का प्रभाव का नियम। इसी प्रकार बहुखंड अथवा बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बहुखंड अथवा बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत स्किनर, थर्नडॉइक, पावलोव या वॉटसन। तो किसने दिया था? बहुतत्व है, बहुखंड या बहुतत्व ये दिया था थर्नडॉइक ने। इसी प्रकार थर्नडॉइक के सीखने के मुख्य नियम में नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है? तत्परता रेडीनेस है, प्रभाव इफेक्टिवनेस है, अभ्यास प्रैक्टिस लॉ प्रैक्टिस है। तो मनोवृत्ति का उसका मुख्य नियम, ये नियम है थर्नडॉइक का, ध्यान रखना, मनोवृत्ति का नियम थर्नडॉइक का नियम है, लेकिन वो मुख्य नियम में नहीं आता है, वो आता है द्वितीयक नियम में। तो उसमें मनोवृत्ति 5 नियम आते हैं, मनोवृत्ति का नियम भी है उसमें, ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम भी है। तो इसी प्रकार से 5 नियम उन्होंने दिया था। इसी प्रकार अधिगम के व्यवहार
सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभी जब हम वन लाइनर कर रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने, व्यवहार सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। इसी प्रकार अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। क्या है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार? दंड व आरोप? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार व प्रशंसा? हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है। अधिकारी बनने की इच्छा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे अच्छा है लक्ष्य प्राप्ति के प्रति उत्कृष्ट इच्छा। पुरस्कार और प्रशंसा क्यों हो सकती है? क्योंकि बच्चे में ये एक प्रकार की आदत का निर्माण इसमें हो जाता है कि वो बिना पुरस्कार और प्रशंसा के फिर कोई काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे उतना अच्छा आंसर नहीं माना जाता। बाकी पहला और चौथा तो निगेटिव आंसर है। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा उसमें लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा ही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। इसी प्रकार एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? तो देखिए, साइकिल एक परिस्थिति है, स्कूटी दूसरी परिस्थिति है। तो एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर सहायक सिद्ध हो रहा है तो वो धनात्मक होगा, या फिर उसे सकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है, शून्य कोई प्रभाव नहीं, ऐसा तो है नहीं। पार्श्विक सीधा, यानी इसमें भी ये भी नहीं है, तो सकारात्मक है, या फिर इसे धनात्मक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका सिद्धांत माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत किसका माना जाता है? थर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर उपयुक्त तो सभी का माना जाता है। तो ये जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है, ये दिया था स्किनर ने। इसी प्रकार गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो गेस्टाल्ट मैंने कहा था एक समुदाय है जिसका अर्थ होता है व्यापक या फिर समग्र, कलेक्टिव, समग्र के रूप में जो है गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया? तो सीखना क्या विकास की प्रक्रिया है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता है, यह प्रक्रिया है। तो देखो क्या है, अब देखो इसे ग्राफ से समझेंगे, इसे ग्राफ से समझते हैं। देखो रोहन क्या कर रहा है, शुरू में पाठों को तेज गति से वो सीख रहा है, शुरू में क्या कर रहा है, तेज गति से सीख रहा है। तो यानी कि शुरू में वो सीधा ऐसे चल रहा है, तेज गति से सीख रहा है। ठीक, सीखने की अब धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो रही है। यहाँ तक वो तो तेज गति से सीखा हो, यहाँ से कम हो रही है गति ऐसे, और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि वो कितना भी प्रयास करे अब सीख नहीं पा रहा है। ये तो कहने का मतलब ये क्या है? तो ये एक प्रकार का पठार है। देखो पठार क्या होता है, अगर सीखने की गति में, ठीक, अगर किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं हो रहा, आपने कोई चीज़ सीखी और उसके बाद नई चीज़ सीखने में आपको जो है अब कितनी भी मेहनत करो आप नहीं सीख पा रहे हो, ठीक, तो आपको क्या हो रहा है, वहाँ पर आपका सीखना रुक गया है। ठीक, सीखना आपका क्या हो गया, रुक गया है। तो ये एक पठार की स्थिति होती है। पठार की स्थिति में हम सीखना जो है वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप जैसे कोई नई चीज़ सीख ली आपने, उसके बाद आप एक बुक आपने पूरी पढ़ ली, अब दूसरी बुक आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो पहली बुक जैसे ही ख़त्म होगी और दूसरी बुक आप शुरू कर रहे हैं पढ़ने, तो उसके बीच में आपने कोई भी चीज़ नहीं सीखी है। जैसे आपने क्या करते हैं, 9th से 10th में जाते हैं, जैसे या 10th से 11th में जाते हैं, तो जब 10th में आप पढ़ लेते हैं, 1 महीने की छुट्टी होगी, ठीक, और फिर 1 महीने बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। तो 10th में जब आपने पढ़ना छोड़ा है और जब अब नई चीज़ सीखने की कोशिश अगली बार करोगे, तो उसके बीच में गैप आएगा, तो उस गैप में जो है सीखना आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, आपने कुछ नई चीज़ नहीं सीखी उस बीच में, तो इस प्रकार का सीखना कहलाता है अधिगम पठार। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का, न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। जो न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन होता है, किस प्रकार का होता है? अधिगम प्रतिफल के मापन के रूप में, अधिगम उद्देश्यों के पहचान में, उद्देश्यों के निर्धारण में, उपयुक्त सभी। तो कहने का मतलब है, जो न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि जिस क्लास में न्यूनतम अधिगम स्तर है, उसमें शिक्षक का मार्गदर्शन किस प्रकार का होता है? हमेशा अधिगम प्रतिफल के मापन के रूप में भी होता है, अधिगम उद्देश्यों के पहचान के रूप में भी होता है, उद्देश्यों के निर्धारण के रूप में भी होता है। तो तीनों आपके आंसर सही हैं, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों साथियों, हमने आज अधिगम
का जो एलटी का एक टॉपिक था, जिसमें अधिगम का अर्थ, अवधारणा, इसकी प्रक्रिया, इसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उनका प्रभाव, इन सभी टॉपिक को एक वीडियो में जो है पूरे तरीके से रखने की कोशिश की, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, उतना टाइम है नहीं कि आप जो है एक एक चीज़ को जो है अलग से पढ़ें। आपने उसमें ऐसा नहीं है कि रिसर्च करनी है, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन में से आपके जो 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।